friends, once again welcome to my channel with our current topic UV spectroscopy or electronic spectroscopy. So we had discussed UV spectroscopy, Beer-Lambert's law, electronic transitions, and today we will study effect of solvent on these electronic transitions. So guys, we are discussing about solvent effect in UV spectroscopy. Okay. सो अब देखिए हमारे पास एक स्पेक्ट्रा होता है, वो इस तरह से होता है। एक तरफ यहाँ पे अब्जॉर्बेंस है और यहाँ पर है वेवलेंथ, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रा होता है वो हमें कुछ इस तरह से मिलता है। यहाँ पे है लैम्डा मैक्स। अब लैम्डा मैक्स क्या होता है? इंटेंसिटी वेयर इंटेंसिटी इज़ हायर। जो ये इंटेंसिटी होती है इसके सबसे पीक पॉइंट पर जो लैम्डा की वैल्यू होती है उसे बोलते हैं लैम्डा मैक्स। अब अगर हम बात करें सॉल्वेंट इफ़ेक्ट की, तो सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी होती है वो या तो इस एब्जॉर्प्शन बैंड को राइट तरफ शिफ्ट करेगी, अगर वो राइट तरफ शिफ्ट होगी उसे हम बोलते हैं रेड शिफ्ट, या फिर लेफ़्ट तरफ शिफ्ट होगी तो उसे बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। यानी सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है वो इसकी अब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन और इसकी इंटेंसिटी दोनों को चेंज कर सकती है। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस वहाँ पर कौन सी हैं, ठीक है। अगर होती है रेड शिफ्ट तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाथोक्रोमिक शिफ्ट। और अगर होती है ब्लू शिफ्ट यानी वेवलेंथ डिक्रीज होती है उसे बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इन द केस ऑफ वेवलेंथ इंक्रीजेज इट इज़ बाथोक्रोमिक एंड इन द केस ऑफ वेवलेंथ डिक्रीजेज इट इज़ हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, इन ये 4 तरह के शिफ्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो अब देखिए कि सॉल्वेंट जो हमने अब तक पढ़ा है, देखिए पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट शिफ्ट द पोजीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड आइदर टूवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ और टूवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। ओके, जो सॉल्वेंट की पोलैरिटी होती है वो पोजीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड को चेंज करती है, आइदर टूवर्ड राइट और टूवर्ड लेफ्ट। अब देखिए जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा होता है उसको हम जनरली मेज़र करते हैं गाइस डिल्यूट सॉल्यूशंस में, ठीक है। जैसे कोई भी हमें टेस्ट करना होता है लैब में हम लोग करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हमारे पास है उसको हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। अब सॉल्वेंट यहाँ पर एक सुटेबल सॉल्वेंट होना चाहिए, यानी उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। बिकॉज हमें प्रॉपर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका प्रॉपर स्पेक्ट्रा अगर चाहिए तो वहाँ पर एक सुटेबल सॉल्वेंट की हमें नीड होती है। तो देखिए जनरली हम लोग यहाँ पर सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं वाटर, हेक्सेन, 95% इथेनॉल। एंड ये दोनों सॉल्वेंट्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि ये चीप भी हैं एंड ऑलमोस्ट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्हीं को यूज़ किया जाता है। देखिए इनके क्या फैक्टर्स हैं जिस वजह से हम ये सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। इनफैक्ट और बहुत सॉल्वेंट्स होते हैं। अब देखिए जो ये सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट इन वेवलेंथ रेंज। जो ये यूवी विजिबल की वेवलेंथ रेंज होती है उसमें ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। बिकॉज अगर ये कलर्ड होंगे तो ये भी वहाँ पे अब्जॉर्प्शन शो करेंगे, और अगर अब्जॉर्प्शन सॉल्वेंट में भी होगी तो जो स्पेक्ट्रा आएगा हमारे पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा उसमें सॉल्वेंट की भी लाइंस नज़र आएंगी। यानी यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है उसके साथ साथ सॉल्वेंट की भी अब्जॉर्प्शन लाइन नज़र आएंगी। अगर अब्जॉर्प्शन होगी इसके अंदर तो हमें ऐसे सॉल्वेंट की नीड होती है जो ट्रांसपेरेंट हो इन द यूवी विजिबल वेवलेंथ रेंज सो दैट अब्जॉर्प्शन इन द सॉल्वेंट डज नॉट टेक प्लेस। ओके, सॉल्वेंट में अब्जॉर्प्शन नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट अब्जॉर्ब यूवी विजिबल रेडिएशन इन द सेम रीजन। वही चीज़ कि अब्जॉर्प्शन नहीं होनी चाहिए यूवी विजिबल रेडिएशंस की इन द सॉल्वेंट। बिकॉज अब्जॉर्प्शन अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगी तभी ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्पेक्ट्रा हमारे पास आएगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट के अंदर भी अब्जॉर्प्शन होगी तो इसकी भी स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेंगी और हमें कोई फाइन स्पेक्ट्रा नहीं नज़र आएगा, ठीक है। नो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ इट्स ओन, इसकी कोई खुद की स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं होनी चाहिए। नो इफेक्ट ऑन अब्जॉर्प्शन इफेक्ट्स, जो अब्जॉर्प्शन है उसके ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं डलना चाहिए कि सॉल्वेंट की वजह से कोई वेवलेंथ इंक्रीज डिक्रीज या कुछ इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज सॉल्वेंट को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज सॉल्वेंट के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें लिक्विड डिल्यूट्स बनाना है तो उसके लिए सॉल्वेंट तो ऐड करना होगा। तो इसलिए कुछ
सेलेक्टेड सॉल्वेंट्स होते हैं जिनकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो खुद की कोई स्पेक्ट्रल लाइन शो नहीं करते, उन्हीं सॉल्वेंट्स को हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए, सॉल्वेंट इफेक्ट अकर्स ओनली ऑन पोलर बॉन्ड्स। ये सबसे मेन चीज़ यहाँ पर है कि जो सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है वो सिर्फ पोलर कंपाउंड्स पर होता है, जहाँ पर पोलर बॉन्ड्स होते हैं। जैसे कि ये है, ये पोलर बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट का इफेक्ट नज़र आएगा। बट जैसे ये है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर देखिए कोई पोलर बॉन्ड नहीं है, इट इज़ नॉन पोलर। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे हमारा सॉल्वेंट है वो हेक्सेन हो या इथेनॉल हो, पोलर हो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये कंडीशन है कि सॉल्वेंट इफेक्ट सिर्फ पोलर बॉन्ड्स पर ही नज़र आएगा, दूसरे बॉन्ड्स पर नहीं होगा। सो गुड सॉल्वेंट की जो एक प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट शुड नो इफेक्ट ऑन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, कि जो एब्जॉर्प्शन बैंड का फाइन स्ट्रक्चर है उस पर सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए लिया है, ये देखिए, ये है कोई फाइन स्ट्रक्चर जहाँ पे शार्प बैंड्स नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक डॉटेड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बैंड कैसा है, ब्रॉड, बिकॉज इट हैज़ नो फाइन स्ट्रक्चर एंड इट हैज़ फाइन स्ट्रक्चर ड्यू टू शार्प बैंड्स। अब हमारे पास एक है इथेनॉल और एक है आइसोओक्टेन। आइसोओक्टेन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट और इथेनॉल है पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब दोनों जो ये बैंड्स हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इथेनॉल का इसमें से कौन सा है और आइसोओक्टेन का कौन सा है? तो गाइस, ये जो शार्प बैंड है जिसका फाइन स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है वो है नॉन पोलर सॉल्वेंट का, बिकॉज ये यूवी स्पेक्ट्रम है फिनोल का इन इथेनॉल एंड आइसोओक्टेन। अब यहाँ पर फाइन स्ट्रक्चर किस वजह से है, बिकॉज इथेनॉल के केस में ये फिनोल यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, अगर इथेनॉल प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इसके साथ। सो दिस इज सोल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट, देयर इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस ड्यू टू H bonding. So H bonding is present here and there are solute solvent interaction. So that's why due to solute solvent interaction this bond becomes broad or its structure remain no fine structure. So generally we prefer non-polar solvents such as hexane, isooctane, cyclohexane ओवर पोलर सॉल्वेंट्स। तो इसलिए हम जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनको प्रेफर करते हैं, बिकॉज जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं गाइस, वो अगर हमारे पास सोल्यूट भी पोलर है तो उसके साथ क्या करता है, इंटरेक्शंस कर लेता है। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस वहाँ पर हो जाती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और उसका जो स्पेक्ट्रा होता है वो हमें फाइन स्ट्रक्चर उसका नहीं नज़र आता, इनफैक्ट वो ब्रॉड स्पेक्ट्रा शो करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट हो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो। इथेनॉल को यूज़ किया जाता है बिकॉज वो चीप सॉल्वेंट होता है। सो अब तक हमने डिस्कस किया कि जो अब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, इंटेंसिटी है, उन पर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उनमें हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होती हैं, तो कुछ इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस थी। अब हम इनमें सॉल्वेंट इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सो सॉल्वेंट इफेक्ट को सिर्फ हम पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इनमें कुछ खास सॉल्वेंट इफेक्ट नज़र नहीं आता ड्यू टू सिग्मा टू सिग्मा स्टार ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी एंड एन टू सिग्मा स्टार ड्यू टू वेरी लो इंटेंसिटी। ठीक है, हाई एनर्जी और लो इंटेंसिटी की वजह से इनमें कुछ खास सॉल्वेंट इफेक्ट नज़र नहीं आता। सो हम इन दोनों ट्रांजिशंस में ही सॉल्वेंट इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन है यहाँ पे एन टू पाई स्टार। अगर हम बात करें एसीटोन की, सो एसीटोन को पहले हमने डिज़ोल्व किया नॉन पोलर सॉल्वेंट हेक्सेन में और फिर डिज़ोल्व किया पोलर सॉल्वेंट वाटर में। ठीक है, सो जब एसीटोन को डिज़ोल्व किया हेक्सेन के अंदर, सो यहाँ पर ये है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन होगी और इनके बीच का गैप है डेल्टा E1। ठीक है, तो ये तो था नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी जो हमारा सोल्यूट था और सॉल्वेंट था उसके बीच कोई इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं था। बट जब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे पोलर सॉल्वेंट के अंदर, तो अब देखिए ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है
सो ये है पोलर सॉल्वेंट वाटर H2O। यहाँ पर इनके बीच में इंटरेक्शंस होंगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होगा, ये स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, यानी स्टेबलाइजेशन होगी यहाँ पर। और जहाँ पर भी स्टेबलाइजेशन होती है, हायर द स्टेबलाइजेशन लोअर द एनर्जी, तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन होने की वजह से इसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सो ये एन लेवल पहले यहाँ था और अब यहाँ पर है, यानी इसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो गई है ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब जो ये लोअर इन एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है ग्राउंड स्टेट में देन इन एक्साइटेड स्टेट इन द केस ऑफ N2 पाई स्टार। देखिए, कार्बोनिल ग्रुप इज़ मोर पोलर इन ग्राउंड स्टेट देन इन द एक्साइटेड स्टेट। सो ये ग्रुप ज़्यादा पोलर होता है ग्राउंड स्टेट में, और अगर ये ज़्यादा पोलर ग्राउंड स्टेट में है तो ये ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव देता है, और जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगी और उतना डिक्रीज इन एनर्जी होगा। ठीक है, सो H बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन लोअर्स द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट मोर देन एक्साइटेड स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को वो ज़्यादा डिक्रीज करता है एज कंपेरिजन टू एक्साइटेड स्टेट। दैट्स वाई डेल्टा E1 इंक्रीजेज। पहले डेल्टा E की वैल्यू इतनी थी और अब इंक्रीज होके कितनी हो जाती है, इतनी, यानी डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन डेल्टा E1। सो व्हाट वी conclude from here that energy of our solution in water यानी polar solvent is higher than that of hexane। इसकी वाटर वाले की एनर्जी ज़्यादा है हेक्सेन वाले से। अब अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, बिकॉज ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है कि एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ कम होगी। तो ये जो अपना एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है हेक्सेन वाले केस में वो शो करता है 279 पर, और यहाँ पर शो करता है 264 पर, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ इज़ लेस एज कंपैरिजन टू हेक्सेन। ओके, सो डेल्टा E इंक्रीजेज इन द केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ। ओके, बिकॉज एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी ड्यू टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एनर्जी एंड वेवलेंथ। सो अगर वेवलेंथ शॉर्टर साइड में शिफ्ट होती है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती है, तो वो कौन सा शिफ्ट होता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसे हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक। अगर लॉन्गर वेवलेंथ तक शिफ्ट होती है तो बोलते हैं बाथोक्रोमिक, शॉर्टर तक शिफ्ट होती है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। सो सॉल्वेंट्स का ऑर्डर कुछ इस तरह से रहता है। देखिए, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, ये H बॉन्डिंग का ऑर्डर है कि अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव H बॉन्डिंग होगी, देन मिथेनॉल, देन इथेनॉल एंड देन क्लोरोफॉर्म। सो नेक्स्ट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर इथाइलिन मॉलिक्यूल हमारे पास है। इथाइलिन मॉलिक्यूल अगर देखें, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में कैसा है, नॉन पोलर, यानी दोनों कार्बन्स पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इक्वल है, तो कोई भी पोलैरिटी इस मॉलिक्यूल में नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे सो पाई ट्रांजिशन होगी पाई टू पाई स्टार, एंड हेयर एनर्जी डिफरेंस इज डेल्टा E1। बट इन द केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, इफ इट शो एक्साइटेशन फ्रॉम पाई टू पाई स्टार, यानी इलेक्ट्रॉन अगर पाई टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो क्रिएट हो जाएगी, एक पे ज़्यादा और एक पे कम, यानी एक कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होगा और एक इलेक्ट्रॉन पुअर होगा। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ग्रुप है हमारा, ये ग्रुप है इथाइलिन, वो ज़्यादा पोलर है एक्साइटेड स्टेट में एज कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट। सो अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ज़्यादा पोलर है तो एनर्जी का डिक्रीज भी एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा होगा और ग्राउंड स्टेट में कम होगा। अब देखिए, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी का डिक्रीज होता है तो ये एनर्जी हमारे पास रहती है डेल्टा E2। सो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा थी और यहाँ पे एनर्जी कम है। सो इफ़ एनर्जी डिक्रीजेज देन वेवलेंथ शिफ्ट टू हायर वेवलेंथ। ओके, अब्जॉर्प्शन शिफ्ट टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है,
एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। एनर्जी कम है किस केस में, वाटर के केस में, तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी इन द केस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट। अब देखिए जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एंटी बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो क्या होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर एक होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है ना, ये इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं, ये इसको तोड़ना मुश्किल होता है और इसको तोड़ना और मुश्किल होता है। सो अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, जैसे कि इथाइलिन के केस में जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो अगर हम डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पर देखें तो क्या होता है, क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, बॉन्ड लेंथ। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई जो ग्रुप है हमारे पास वो ज़्यादा पोलर है इन द एक्साइटेड स्टेट देन इन द ग्राउंड स्टेट। सो दैट्स वाई एनर्जी शो डिक्रीमेंट मोर इन excited state than in ground state. So if D increases, distance increases, then mu dipole moment increases and polarity increases. So if polarity of group increases, then it show more decrement in excited state. Therefore group is more polar in excited state than in ground state. H bonding stabilizes excited state. So जो हमारे पास N to pi स्टार ट्रांजिशंस थे उसमें H बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर रही थी ग्राउंड स्टेट को, और यहाँ पर H बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर रही है एक्साइटेड स्टेट को। सो एनर्जी डिक्रीजेज, इफ डेल्टा E डिक्रीजेज देन वेवलेंथ इंक्रीजेज, एंड इफ वेवलेंथ शिफ्ट टू लॉन्गर साइड, ओके, इफ आवर एब्जॉर्प्शन बैंड शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ एज शिफ्ट टू दिस साइड, देन इट इज बाथोक्रोमिक शिफ्ट। ओके गाइज, सो ये था हमारा सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन बैंड, ऑन द इंटेंसिटी ऑफ आवर स्पेक्ट्रा एंड ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रॉन्स एंड चेंज इन पोजिशन एंड इंटेंसिटी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन बैंड्स। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।